बताओ भाई। कहाँ से स्टार्ट करें, आवाज आ रही तुम लोगों को? हम्म। यस सर, यस सर। हम्म। सर मैं आपको भेजा हूँ वो थर्ड क्वेश्चन, देखिए डॉट डॉट किया हूँ। हम्म। बताओ इसमें क्या है। एक्स कोई के क्रॉस वन का रैंडम वेक्टर है जैसे कोवेरियंस मैट्रिक्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वाई बराबर ए एक्स है। A is a matrix of constant such that A transpose is I, then covariance matrix of Y is। ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो ये जैम के सिलेबस में तो नहीं है, गेट में है। ऐसा मतलब सर इसको हम नहीं कर सकते ना, मतलब। हाँ हाँ, ये जैम में नहीं आएगा, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स ये सब ना, ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है कि, है ना, कोवेरियंस मैट्रिक्स है रैंडम वेक्टर, तो मान लो मल्टीवेरिएट नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि जैम में है नहीं। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक सब्जेक्ट है अलग से एमएससी में। तो सर उसका इसके क्वेश्चन। बाद वाला देखिए, सैंपल स्पेस मतलब स्पेस का है। कौन सा वाला, ये टू मैट्रिक्स? हाँ मतलब फील्ड Z2 दे रखा है सर, ये Z2 कुछ अलग चीज है क्या? ये फील्ड अलग है, ये फील्ड मैथमेटिक्स वाला फील्ड है, ये सिग्मा फील्ड हमारा वाला नहीं है। वो फील्ड एक मैथमेटिक्स अलग होता है, फील्ड एक सेट है। तो Z2 का जो एक्चुअली मतलब होता है, ये भी हमारे जैम एमएस के सिलेबस के बाहर है। सर सिर्फ इंटीजर हो, अच्छा ऐसा कुछ। तो ये मेरे को ये नहीं करना है ना सर? नहीं नहीं, Z2 ये 0 1 सेट है, ये जो Zn होता है 0 to यस n-1, ये मैथ्स का है, प्योर मैथ्स का है, ये जैम एमएस में नहीं आएगा। सो M1 M2 दे रखा है फील्ड, देन हाउ मेनी कॉलम वेक्टर्स ऑफ दिस आर इन दिस, ये सब हमारे सिलेबस का नहीं है। सर, इसके बाद वाला देखिए लास्ट क्वेश्चन। हम्म हालांकि ये है, ये तो मैंने पहले बताया, सपोज दैट बीटा नॉट हैड बीटा वन लीड स्क्वायर एस्टिमेट है नोन पैरामीटर इसका, अगर समेशन एक्स आई जीरो है देन को रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। सो सर बीटा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना कि बीटा वन हमारा कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस होता है जो। हाँ, सो को वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट का क्या फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट वही मैं फॉर्मूला सोच होता है। रिप्लेस कर दूं क्या कि B1 कैप अपना होता है जो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, वैसे ही करेंगे या? कर सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट का थ्योरम, हालांकि ये भी एग्जाम में अभी तक आया नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसका बता देता हूँ। तो सर ये हमारा टेस्ट का ही क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का हाँ, इन एक का लोगों है। ने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, तो मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। ये जो कोवेरिएंस बिटवीन बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट होता है, ये फॉर्मूला है माइनस एक्स बार अपॉन एस एक्स एक्स इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये एक्स एक्स क्या है, तो एक्स बार तो पता ही है तुम्हें, 1/n समेसन एक्स आई, और एस एक्स जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, है ना, एक्स, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ये है इनटू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या है, जो एरर टर्म है उसका वेरिएंस है। जो एक जो एरर टर्म होता है ना लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, फॉर वो एग्जांपल तो नॉन। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब ये तो याद रखना पड़ेगा वरना हाँ सॉल्व ये, नहीं कर सकते कुछ। नहीं नहीं, उससे बहुत लेंदी होगा, तुम्हें प्रूफ भी देख सकते हो, बट ये याद रखोगे इजी रहेगा, प्रूफ भी है इसका, बट तो है सर ना। ये कोर्स में है क्या, ये याद रखें? ये जैम में नहीं, गेट में आता है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो। तुम्हें समेसन एक्स आई जीरो दे रखा है ना, तो यहाँ यस सर, तो समेसन एक्स जीरो आई हो को गया। जीरो रखोगे तो आंसर क्या आ गया, जीरो। और जीरो हो कोवेरियंस गया। जीरो है तो कोरिलेशन भी जीरो हो जाएगा, ये है। यस सर। हम्म बट अगर मान लो एडवांस क्वेश्चन आ गया तो याद से मान लो, जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस एप्सिलॉन, या सॉरी बीटा नॉट बिलोन एक्स, है ना, ये सिंपल मॉडल है, मान लो प्लस साइलेंट, मान लो इस तरह से मॉडल है, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें पता ही है, बीटा नॉट हैट का फॉर्मूला तो लिखा ही है, बीटा वन हैट का फॉर्मूला लिखा ही है तुमने, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। तो इसमें सिंपल कुछ प्रॉपर्टी ये होती है कि बीटा नॉट हैट बीटा होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट बीटा वन आता है, ये बीटा नॉट आता है,
और ये था ना वो फॉर्मूला कोवेरियंस है ना, सो यहाँ पे क्या आ रहा था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। वाई ऑन एक्स है ना, इसीलिए तो ये कुछ ऐसा है हाँ कि मतलब ऐसा 1/n एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन, ये वैसे समेशन हाँ। मतलब एन एन कैंसिल हो जाएगा और हम्म, तो ये तो जैसे भी याद रखो वैसे है। ये तो हो गया, हाँ और ये आता था, ये क्या आता है वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार, और ये तो ठीक है। फिर आगे जो आता है वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट क्या होता है, वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट क्या होता है, कोवेरिएंस तो अभी बता दिया, बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट, तो ये था माइनस एक्स बार अपॉन एस एक्स एक्स, तो एस एक्स एक्स है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर, ये है। तो ये कुछ फॉर्मूला याद रख सकते हो अगर आया तो, एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, अगर आया तो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट जो होता है ये होता है सिग्मा स्क्वायर टाइम 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, तो इसका नाम एस एक्स एक्स है, ये जो लिखा है ना इसको यस बोल सर। सो तो एस यहाँ है एस एक्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है, और इसका जो होता है बीटा वन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स जस्ट, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, ये है कोवेरियंस लिख ही दिया। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, तुम याद रख सकते हो। तो अभी है ना जो क्वेश्चन था वो इस पे था, कोरिलेशन तो वैसे ही आ जाएगा, तो ये एनीवे हाँ। सर बीटा नॉट का एस्टिमेट का डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है क्या? हम बीटा वन निकाल के ही उसको कर सकते हैं क्या, वो जो हाँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसके थे? टर्म में आएगा, हाँ एक्सप्लिसिटली वैसा कोई उसके टर्म में ही आएगा। इसमें तुम पुट कर दो, चाहो तो पुट कर दो, बीटा वन हैट की जगह ये रख दो, ये उठा के रख दो उसको, है ना, यहाँ तो यही आएगा जो आएगा, तो उसके टर्म में ही आएगा। यस ओके सर। सर कल मॉक टेस्ट 28 का डिस्कशन होगा क्या? लास्ट टाइम किसका हुआ था, कल 26 का हुआ था शायद ना, तो आज अच्छा 27, हाँ आज हाँ 27 का होगा, कल 28 का होगा, हाँ। ओके सर। हम्म, ठीक है, तो आगे आते हैं। हाँ जी प्रीतिका बताइए। इसमें जो है कल तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन भेजा था ना ग्रुप में मैंने, ये उस दिन टेस्ट का था 25 या 26 का था, जो मैं उस समय हुआ नहीं था, बहुत लेंदी हुआ था, बट कल इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेजा था, मैं भेज देता हूँ या मैं करवा देता हूँ, तो बाकी लोगों के लिए भी इसका ग्रुप में भेजा था, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो सर किस वाले का? मैं दोबारा डिस्कशन वाले ग्रुप में भेजा था या उसको भेजा था मैंने, हाँ, देखो तुम्हें भेज देता हूँ, इसमें है उसका सॉल्यूशन सेकंड वाले का, अगर समझ है, मैंने समझ आना चाहिए, सॉल्यूशन तो है, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन है। हम्म, बाकी में बताओ पहले वाले में क्या है, कि 7x7 मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर ये है, ax बराबर b हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर सम कॉलम वेक्टर b, फॉर ऑल नहीं है, फॉर सम है, तो कंसीडर a1 a2 a7 आर रियल नंबर दैट नॉट ऑल जीरो, सो ए बी है ए आई भी आई हैज़, तो बोल क्या रहा है ये, सपोज ए एक्स प्लस बी हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर सम कॉलम वेक्टर ऑफ बी। अच्छा, तो इनमें से कोई एक रखेंगे तो हो सकता है सॉल्यूशन ना आए, फॉर सम मतलब एटलीस्ट वन, और रियल नंबर है नॉट ऑल जीरो। तो क्या कहना चाह रहा है ये, ए भी, तो ए का कॉलम्स है v1 v2 vn, और v अलग है,
वी क्या है, व्हाट इज वी? अच्छा वी कोई वेक्टर है ना, ए एक्स बराबर बी टाइप का। ओके जैसे होता है मैट्रिक्स ए एक्स इज ए वी इज इक्वल टू बी, तो इस तरह से बी के जगह इन्होंने लिया है समेसन वी आई, ए आई कोई कांस्टेंट है, ये इक्वेशन है। और वी मैट्रिक्स जो था, ए मैट्रिक्स इज लाइक दिस, जिसका फर्स्ट कॉलम v1 v2 v7 है, ये 7x7 की मैट्रिक्स है। तो ax इज इक्वल टू बी के पास सॉल्यूशन नहीं है फॉर सम b, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब हुआ है ना, फॉर सम v मतलब फॉर एग्जांपल v1 है, तो इसका मतलब है रैंक ऑफ a डिफरेंट है रैंक a ऑगमेंटेड v1 के। सो डिटरमिनेंट 0 है बोल सकते हैं ना। जी, तो यहाँ से क्योंकि इसका जो ए मैट्रिक्स आपके पास है वो है 7x7, और ए भी 1 जो होगा ना, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 7x8 हो जाएगा, तो रैंक से में ज़्यादा हो नहीं सकती। तो इसका ये मतलब आया कि रैंक ऑफ ए तो पक्का लेस देन 7 होगा, तो डिटर्मिनेंट ए 0 तो है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इसके पास कितने सॉल्यूशन हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि रैंक ऑफ ए है ना, जो कि लेस देन 7 है, व्हाट अबाउट रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड, ये जो भी है ना, मान लो ये बी है, अभी बी कोई इस तरह से लिखा हुआ है ना, सो बी, तो अब ये डिसाइड करेगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके पास, और बी है दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। अच्छा, तो बी क्या है? बी तो ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, और ए का रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, है ना। रैंक ए क्या होगा? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ ए। और ये जो बी वेक्टर है, या मैं बात करूं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जो है ना, ये क्या है? इसमें आएगा v1 v2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे है जो है b, और ये b कुछ अलग नहीं है, b इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये तो श्योर है कि b इन पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, b इज द डिपेंडेंट वेक्टर ऑन दिस, तो ऑब्वियसली इसका रैंक और इसका रैंक इक्वल आ जाएगा। तो जो भी रैंक इसका आएगा, मान लो m है, तो ये m ही होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज b इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स a, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम रैंक होता है। तो b कुछ नया होता तो कंट्रीब्यूट कर पाता रैंक में, लेकिन b कुछ नया तो है ही नहीं, उन्हीं कॉलम्स में से है जो रैंक a में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कुछ नया नहीं आएगा। तो दोनों इक्वल है, और इसीलिए इस सिस्टम के पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, देख लो। सर ये रैंक वाली बात समझ नहीं आई कि दोनों की सेम कैसे होगी। वही तो दिमाग लगाने तुम्हें मैं कह रहा हूँ। मुझे पहले ये समझाओ, b जो है v1 v2 v7 पे डिपेंडेंट है या उससे इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट है तो ये रैंक में कोई कंट्रीब्यूट करेगा? रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, और बी कॉलम क्या इंडिपेंडेंट है बाकी कॉलम से? नहीं। फिर रैंक कैसे इंक्रीज कर पाएगा? रैंक कब इंक्रीज होती है? जब जो बी वाला वेक्टर है वो कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो बाकी कॉलम से। जैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊं छोटे एग्जांपल लेके कि यहाँ है 1 2 और यहाँ है मान लो 2 3, और ये जो है 1 + 2 3 2 + 3 4, तो ये जो बी कॉलम है ना, ये इन दोनों कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सम है। तो मैं कह रहा हूं इस वाले मैट्रिक्स का रैंक वही आएगा जो इस वाले मैट्रिक्स का रैंक होगा, दोनों का रैंक सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये जो बी वेक्टर है ये इन दोनों का सम ही है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ये डिपेंडेंट वेक्टर है, तो कोई वो नहीं होगा। तो वही यहां भी हो रहा है
कि ये जो बी है ये बाकी कॉलम्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो रैंक में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तुम चेक कर लो, इसका रैंक 2 है तो उसका रैंक भी 2 ही आएगा। ये है। या आसानी से बताने के लिए मैं 1 2 कर दूं और इसको मैं 2 4 ले लेता, तो यहाँ 1 2 कर दो, तो इसका रैंक 1 है तो इसका भी रैंक 1 ही आएगा। चेक कर लो। बाकी इसका मैंने बीच वाले का सोल्यूशन भेज ही दिया है, उसको समझो, नहीं समझ आ रहा फिर पूछो। और जो तीसरा वाला है, x be a random vector having Bernoulli distribution parameter half है, y another random variable such that, तो x 0 हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, तो y भी नॉर्मल 0 1 ही होगा। ठीक है। अच्छा y यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तभी एक्सपोनेंशियल ही होगा। तो z अगर एक्सपोनेंशियल थीटा है, मीन थीटा है, तो y भी एक्सपोनेंशियल थीटा ही होगा, क्या दिक्कत है। तो कंसीडर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन y, t इज द सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन y विच इज द फॉलोइंग UMB ऑफ 1 by थीटा। कहाँ डाउट है इसमें? मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि y1 y2 yn जो है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1 by थीटा है, मीन थीटा है, उसने कह रखा ना, तो क्या तुम्हें 1 by थीटा का UMB निकालना नहीं आता है? ये तो क्लास में कराए हैं हमने। इसका तो आता है सर। तो वही तो करना है इस क्वेश्चन में। सर पर यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है, मॉड का समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल है तो इसका सपोर्ट क्या होता है? पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई इफेक्ट नहीं है, मॉड का कोई इफेक्ट नहीं इस क्वेश्चन में। एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट तो पॉजिटिव होता है ना, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं मॉड से। मॉड से कोई इफेक्ट, मॉड से इफेक्ट कब पड़ता है? जब वो कोई नेगेटिव सपोर्ट में वैल्यू, नेगेटिव नंबर्स होते नेगेटिव थे। वैल्यू अटेन करता हूँ। नेगेटिव तो होना ही नहीं है कभी वाई आई को, तो मॉड वाई आई सेम एज मॉड वाई। ठीक है, निकालो, ये तो सिंपल है, इसको ट्राई करके देखो, ये लेमन से भी थ्योरम से लगा हो जाएगा। कंप्लीट सफिशिएंट निकालो, उसका एक फंक्शन ढूंढो जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, तो समेशन एक्स आई समेशन वाई आई का मीन निकालो, फिर उसको एडजस्ट करके, या 1/y का हो सकता है निकालना पड़ेगा, तो मॉड हटा दो, मॉड को इग्नोर करो, हो जाएगा। तो उस केस में ए और बी सेम ही ऑप्शन हो जाएगा नहीं? हाँ, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको, जिसने क्वेश्चन बनाया उसने ध्यान नहीं दिया ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ दिक्कत ही है हम, ओ एक मिनट एक मिनट, y बराबर -z था ना, एक ना क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा इधर उधर किया है, क्योंकि यहाँ ना -z का मतलब z क्या है? z एक्सपोनेंशियल है ना। ओके ओके, तो यहाँ से अगर आप मॉड y लिखते हो, इसका क्या मतलब है? तो जो नेगेटिव वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ मुझे लग रहा है ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके ओके, इसीलिए ऐसा किया है। यहाँ देखो y कैसे डिफाइंड है, वहाँ दिक्कत आएगी। जो y मेरा है ना, एक था -z और z, जब x 0 है, जब x 1 है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी हाफ, x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो हाफ हाफ तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि y वहाँ x बराबर 0 तो नेगेटिव भी तो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ z भी एक्सपोनेंशियल है। z अगर कुछ और होता, जैसे नॉर्मल में सिंपल होता है कि नॉर्मल अगर है, स्टैंडर्ड नॉर्मल होता तो वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि इस पार्ट में ये -z है, इस पार्ट में z है, तो मॉड कर दोगे तो सारे पार्ट में वो हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा इसलिए किया, मॉड y1 मॉड y2 एंड मॉड yn, दिस इज एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1 by थीटा, मीन थीटा आ जाएगा, वैसा होगा। क्वेश्चन प्रूव कैसे करोगे, है ना। तो जो बनाया ना उसका इंटेंशन यही है, मैं कह रहा हूँ। तो तो इसमें अगर तुम निकालोगे ना, तो क्या आएगा, ये कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो। तो
तो मॉड वाई का मतलब जेड ही हो गया ना यहाँ से। अगर मैं लिखूँ मॉड वाई, क्या जे बोल सकता हूँ जेड के इक्वल है, हाँ या ना? जैसे यहाँ भी मॉड लगा दे हम लेट से ये, तो क्या मॉड वाई जेड के इक्वल नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जेड तो एक्सपोनेंशियल है, तो पॉजिटिव तो है ही। माइनस जेड नेगेटिव है, तो मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नहीं आ जाएगा यहाँ से, देखो। तो अब शॉर्ट हो गया ये, मेनली यही था। तो मॉड इसलिए लगाया है ना, मॉड का ये रेलेवेंस है, क्योंकि वहाँ हम देख रहे थे ना, क्योंकि मैं मॉड वाई जो है क्योंकि यहाँ पे ना जेड एक्सपोनेंशियल है, तो जेड पॉजिटिव है, तो माइनस जेड नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मॉड लेने के बाद माइनस जेड पॉजिटिव हो तो जाएगा। इसलिए सर ए और बी ऑप्शन अलग अलग ही है, क्योंकि हाँ अब जस्ट समेशन ऑफ वाई है ये। हाँ हाँ अब अलग अलग, क्योंकि शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया माइनस जेड पे, तो अब अलग अलग ए और बी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि वाई में नेगेटिव वैल्यूज ही आ रही हैं, है ना? वैसे देखेंगे तो वाई में नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, इसलिए ए ऑप्शन बी अगला था, बी सही ऑप्शन है, सही लगा रखा है। बस आप ये आगे से प्रोसीड कर लो तो यहाँ से आ जाएगा। ये है जैसे नॉर्मली 1 बाई एक्सपोनेंशियल 1/θ में निकालते हैं वैसे ही। हाँ भाई सोहम बताओ। कंसीडर बी होमोजेनियस सिस्टम ऑप्शन ऑफ बी ऑप्शन इक्वेशन। में डाउट है। तो ए कोई होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जहाँ रैंक ए एम है, एन बड़ा है एम से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। हाँ कहाँ डाउट है? बी और सी में मुझे बी आ रहा था, क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स आ रही थी और होमोजेनियस सिस्टम दिया है। ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एन मोर देन एम है, रैंक ए एम है, तो एम नंबर ऑफ रो है। अच्छा एक्स इज इक्वल टू 0 हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड 0, क्या लगता है इसके बारे में? ए ऑगमेंटेड बी, ये तो इक्वल ही सेम ही होगा, होगा। और ये कभी भी एन के इक्वल हो सकता है? कभी भी एन के नहीं इक्वल नहीं हो दिया है, सकता, एन क्योंकि दिया रैंक तो एन इक्वल। है ही नहीं। तो इसका इसके क्या इंप्लाई हुआ? और इससे क्या इंप्लाई हुआ? नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट। हाँ अब बताओ, जो भी है वही सही आंसर है। मतलब लॉजिक तो क्लियर है ना, मतलब लॉजिक जो तुम करो वही मैं भी करूंगा, ऐसा कोई नहीं, क्वेश्चन में गलती हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी तो सही है, अब बताओ। बाकी हो गए थे ऑप्शन। तो सी सही है ना? तो नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट वाले में बताओ। 7x7 डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है 2 2 4 1 5 2 7। भी वेक्टर स्पेस है 7x7 मैट्रिक्स बी का सबसेट ए बी इज बी ए। कम्युनिकेट कर रहा है, देन डायमेंशन ऑफ वी इज। तो यहाँ पे जो आपके पास है 7x7 मैट्रिक्स है ना, इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें पता चल गया है। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आइगन वैल्यू हमें पता है ना, ये है कि 1 2 बार है, 3 1 बार है, 4 2 टाइम है, और 5 2 टाइम है। तो अब देखो ए बी बराबर बी ए हो, ए बी कम्युनिकेट करे बी ए से, तो एक काम करो ना, इसके करस्पॉन्डिंग वो बना लो। जैसे ये मैट्रिक्स जो है 1 1 3 4 5, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं पता ना, करेक्टरिस्टिक पता है, तो इसके आइगन वैल्यू 1 1 3 4 5 है, यही है। 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 5 अरे है एक ना। मिनट भाई, ये ए क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, कहाँ दिक्कत है? तो ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो आइगन वैल्यू होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं, 1 1 यस 3 4 5। कहाँ डाउट है इसमें फिर? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। मुझे ये समझाओ, ये एक मैट्रिक्स है तुम्हारी, बाकी सारी एंट्री 0 है। द थिंग इज तुमने ट्राई किया इस क्वेश्चन को?
यस सर, कैसे ट्राई ट्राई किया किया था। यही कि इसके डायगोनल एंट्रीज का आइगन वैल्यूज होते हैं, लेकिन जो कंडीशन दी है ए बी इज इक्वल टू बी है, उससे आगे प्रोसीड नहीं हो रहा था कि डायमेंशन ऑफ वी कैसे निकाले। बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 7 × 7। तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 49। 49 होंगे। और तुम ए बी बराबर बी ए कर रहे हो तो कितने इक्वेशन निकल के आ रही है? उतने कंडीशन माइनस कर दो 49 में से। ओके एक सर, ये करते समझ थे गया। ना, नंबर ऑफ हाँ कंडीशंस वेरिएबल रिड्यूस कर देता है। हाँ। तो ये तुम करो, बी अपनी मर्जी से 7 × 7 बना लो। उन 49 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कुछ कंडीशन तो बोला नहीं है बी पे। तो और जो इक्वेशन बन के आएगी उसको रिड्यूस कर दो। हो सकता है आंसर गलत, अलग बात है, लेकिन करके देखो क्या आता है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।